जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1.74 बिलियन वेबसाइट्स इंटरनेट पे हैं, जिनमें से 95% जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, ये सारी जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए ग्रेट लर्निंग ने ये कोर्स आपके लिए लाया है। इस कोर्स में हम पहले किसी भी कंसेप्ट को क्यों यूज करते हैं, फिर उस कंसेप्ट को समझेंगे और फिर उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। Hi guys and welcome to this tutorial on JavaScript in हिंदी। आइए अब देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। पहले तो हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके बाद टूल्स, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपना जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हेलो वर्ल्ड होगा। उसके बाद कमेंट्स कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद टाइप कोजन कैसे करते हैं और कैसे हम उस चीज़ को रोकते हैं। टाइप कोजन यानी कैसे हम एक चीज़ को एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करेंगे दूसरे डेटा टाइप में, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, और फाइनली हम इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करेंगे विद एरेज। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। पहले तो एक वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट में क्या क्या चीज़ होती है? वेब पेज होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, राइट। तो उन वेब पेज का कुछ स्ट्रक्चर होगा, राइट। उस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि आपके हेडर्स कहाँ पे, आपके फुटर्स कहाँ पे, ये सारी चीज़ें उस वेब पेज में होंगी। इमेज टैग कहाँ पे होंगे, एंकर टैग्स कहाँ पे होंगे, कहाँ पे अपनी रेफरेंसेस देंगे, ये सारी चीज़ें एक वेब पेज में होंगी। अब ये स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ डिफाइन करती है? ये HTML हमें हेल्प करता है इस चीज़ को डिफाइन करने में। फिर आप अपने स्ट्रक्चर तो वेब पेज का डिफाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब आप सोचते हैं कि चलिए मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिंग इसमें ऐड कर देता हूँ। तो वो स्टाइलिंग कौन चीज़ करती है? CSS आपका हो गया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, राइट। तो उससे उसने आपको मतलब बेसिकली कलरिंग कर दी किसको? अपने वेब पेज को। अब उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर एक नाउन जो होता है, अगर हम एक HTML को नाउन बोलेंगे तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट होगा वो एक वर्ब होगा। तो इट इज़ अ वर्ब ऑफ अ वेब पेज, राइट। तो जो डिफाइन करता है जितने भी सारे एक्शंस उस वेब पेज पे होंगी, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होती है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। और ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर को यूज़ करता है। अब जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है? बेसिकली जो भी सबसे अच्छी चीज़ कंपाइलर की और सबसे अच्छी चीज़ इंटरप्रेटर की, दोनों को निकाल के ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर बना हुआ है, ठीक है। तो वो एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर की तरफ से काम करता है, मतलब उसी टाइम कंपाइल करता है जब इसको ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये हर जगह है और हर एक ब्राउज़र में इंस्टॉल पहले से ही है, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे हम दो तरीकों से, बल्कि तीन तरीकों से हम कैसे एक जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, ब्राउज़र में कैसे लिखते हैं, अपने लोकल मशीन पे कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस कैसे होती है, ये हम वेब डेवलपमेंट भी इसमें कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट बहुत ही ईजी और सिंपल और बहुत ही कंपैटिबल है किससे? किसके साथ? HTML और CSS के साथ। हम दिखाएंगे, हम देखेंगे, हमारा मेन फोकस तो जावास्क्रिप्ट पे ही होगा, मगर HTML हम थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे कि कैसे हम HTML पेज को हम लिंक करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। फिर कैसे वो ब्राउज़र पे हम उसको रेंडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये, अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल में जाना है तो ये मस्ट हैव स्किल है। हर कोई कंपनी आपको जावास्क्रिप्ट पूछेगी ही पूछेगी, अगर आपका रोल जो है उस कंपनी में फ्रंट एंड इंजीनियर का होगा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। बेसिकली ये जो जावास्क्रिप्ट थी, ये ब्रेंडन नायक ने 1995 में डेवलप की थी। ये विद इन 10 डेज उसने डेवलप की थी। तो इसीलिए इस लैंग्वेज में बहुत सारे एरर्स है, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए हम बार बार इसको, मतलब नई नई चीज़ें इवॉल्व होती रहती है,
ठीक है। अब ये जो पहले उसने डेवलप की थी, ये उसके ब्राउज़र के लिए, मोजिला फायरफॉक्स के ब्राउज़र के लिए उसने ये डेवलप की थी, जिसका नाम है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी इज स्टिल यूज्ड बाय मोजिला फायरफॉक्स। ओके, तो ये उसके लिए उसने एक जावास्क्रिप्ट इंजन बनाया था। ये जेएस इंजन है ना, जो जेएस इंजन बेसिकली क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए उसने एक जावास्क्रिप्ट इंजन बनाया था जिसका नाम स्पाइडर मंकी था। वो मोजिला फायरफॉक्स में यूज होता है। अब जावास्क्रिप्ट का नाम चेंज हो गया था मोचा में और फिर लाइव स्क्रिप्ट में, बट ट्रेडमार्क रीजंस की वजह से ये स्टिल हम इसको जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ब्रेंडन नाइक ने खुद कहा था कि ये इस लैंग्वेज में, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसने एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाह रहा था, बस इसको कुछ रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे जब वो नेटस्केप में था। तो उस टाइम पे उसको कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो उस हिसाब से उसने 10 दिन में ये लैंग्वेज बनाई थी। फिर उसके बाद में एवोल्यूशंस आती गई, ठीक है, इवॉल्व होती गई है। अब क्या क्या टूल्स आपको ज़रूरत है जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, और आप इसको कैसे रन करेंगे, आप इसको कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब इस टूल्स में हम कवर करेंगे। अब वह सबसे पहले तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। ठीक है। अब टेक्स्ट एडिटर में बेसिकली क्या होता है कि आप अपना कोड कहाँ पे लिखेंगे और कहाँ पे एडिट करेंगे। अब आपके पास सिंपल एडिटर होता है नोटपैड, तो उसमें कम फीचर्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब जितना पावरफुल आपका एडिटर है उतना उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज आएंगी, जैसे कि ऑटो कंप्लीट, इंडेंटेशन, हाईलाइट्स आएंगी। अब ऑटो कंप्लीट क्या होता है, आप एक एक कीवर्ड लिखेंगे तो आप टैब जब प्रेस करेंगे तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसका दे देगा कि क्या क्लोजिंग टैग का है, ओपनिंग टैग का। हम देखेंगे सबलाइम में यूज करूंगा इस ट्यूटोरियल में, मैं सबलाइम यूज करूंगा। आप अगर विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं आप वो भी कर सकते हैं, एटम यूज कर रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ये सारे टेक्स्ट एडिटर्स आप यूज कर सकते हैं। मगर अब डिफरेंस क्या है कि जितना आपका पावरफुल टेक्स्ट एडिटर होगा उतनी ही उसमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज होंगी, जैसे कि ऑटो कंप्लीट, इंडेंटेशन और हाइलाइट्स। अब कहाँ पे इसको हम रन करेंगे, बेसिकली हर एक ब्राउज़र में इनबिल्ट जेएस इंजन होता ही है। ठीक है। अब हम जो ब्राउज़र यूज़ करेंगे वो गूगल क्रोम होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले जिस कोडिंग में जाने से पहले हम पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है। तो पहली जो चीज़ है कि हमें HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्केलेटन है HTML का, वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने वेब पेज में, उस वेब पेज में जो स्ट्रक्चर होगा, किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर होगा ना, तो उसमें HTML होगा ही होगा, है। तो उस HTML को हमें लिंक करना है किसके साथ, CSS के साथ। ठीक है। और फिर हम उस HTML को हम लिंक कर सकते हैं किसके साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ भी। अब CSS हमें इस ट्यूटोरियल में हम CSS पे ध्यान नहीं देंगे, हम HTML और जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग पे ध्यान देंगे और कैसे करते हैं, और फिर जावास्क्रिप्ट पे ध्यान देंगे ज़्यादा। ठीक है। अब 3 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के। पहला तो है आप अपना ब्राउज़र खोलिए, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, गूगल क्रोम, मोजिला, या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ करूँगा। ठीक है। आपने अपना क्रोम खोल लिया, गूगल क्रोम खोल लिया, अपना वेब ब्राउज़र खोल लिया, उस पर आपने प्रेस किया Ctrl+Shift+I या राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे जाके। ठीक है। अब जैसे ही आपने ये किया तो उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद एक कंसोल खुल के आएगा जहाँ पे हम अपनी कोडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अब सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की जो लाइन है जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है, जिससे हम आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या है हमारे प्रोग्राम का, वो है console.log। अब ये चीज़ हमें प्रिंट करने में हेल्प करती है। अगर कोई भी चीज़ हमें किसी भी चीज़ का प्रिंट निकालना है या अपने कंसोल पे प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम किससे करेंगे, console.log। तो पहले तो हम यही देखते हैं। तो अब हम जो ये पहला तरीका हमने देखा कि क्या होता है, वो हम इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले तो मैंने बोला आप Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे तो ये कंसोल खुल के आएगा, या तो आप राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे जाए। इंस्पेक्ट पे आप जाएंगे तो ये देखिए कि Ctrl+Shift+I जो है ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है। इंस्पेक्ट पे हम गए, उसके बाद हम डेवलपर कंसोल में गए, इसको हम क्लियर कर देते हैं, जो भी इसके एरर्स है इस वेब पेज की क्लियर होगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक जावास्क्रिप्ट का console.log जो प्रिंट कराने के लिए होता है वो हम प्रिंट कराएंगे, हेलो वर्ल्ड।
ठीक है, ये हमारा हो गया हेलो वर्ल्ड। सो मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये इसको बंद, ठीक है। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड का जो पहला सिंपल एक कोडिंग लाइन थी हमारी, जो पहला प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड का, ये हमने लिख दिया console.log करके और फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हो गई हमारी पहला प्रोग्राम, ठीक है। अब ये तो एक तरीका हुआ है, क्या हमारे पास और कोई तरीका है? ये तो कंसोल में हो गया कि आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका यूज़र, आपका जो एंड यूज़र है वो बार बार कंसोल में जाके ये चीज़ें प्रिंट करे। अब ये जो तरीका है ये बेसिकली आता है डीबगिंग के काम, ठीक है। डीबगिंग, जो भी हमारा डीबगिंग पर्पस होता है उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंसिवली, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो तरीका है, हम HTML टैग में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। सेम लाइन हम लिखेंगे console.log जो कि प्रिंट करने के लिए। अब जो हमारे पास ये जो स्केलेटन आप देख रहे हैं, डॉक टाइप HTML हेड, बॉडी के अंदर हम देखिए हाईलाइटेड टेक्स्ट है, मतलब बोल्ड टेक्स्ट हमारा जो है दिख रहा है आपको, console.log हेलो वर्ल्ड, ये हम लिखते हैं किसमें, अपने HTML फाइल में, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं HTML फाइल, जो मैं अपनी HTML फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे जो मैं एडिटर यूज़ करूँगा वो है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट है, ठीक है। तो पहला तो काम मैं क्या काम करूँगा, मैं अपनी फाइल को सेव करूँगा, किस नाम से और कहाँ पे, डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, HTML फर्स्ट डॉट HTML, ठीक है। तो अब ये जो हमारी पहली फाइल है इसमें हम लिखेंगे HTML, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं प्रेस करूँगा, कुछ नहीं और लिखूँगा। मेरा जो मैंने बोला था आपको पहली बात, जितना पावरफुल आपका टेक्स्ट एडिटर होगा उतना ही ईजिली आपका काम हो सकता है। अब मैं यहाँ पे सबलाइम यूज़ करता हूँ, तो अब मैं HTML टाइप करके एक टैब प्रेस करता हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली ये जो स्केलेटन आ गया मेरे पास, ये सबलाइम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के साथ आ गया। सबलाइम टेक्स्ट में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड टेक्स्ट है, ऑटो इंडेंटेशन है, और क्या है हमारे पास, ऑटो कंप्लीट, क्योंकि मैंने बस HTML टाइप किया और फिर टैब प्रेस किया तो ये सारा स्केलेटन मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये स्केलेटन क्या होता है। ये जो स्केलेटन है, जो मैंने हाईलाइट किया, ये हर एक वेब पेज के स्ट्रक्चर में होगा ही होगा, और हमेशा HTML के बाद एक बॉडी, हर एक HTML पेज के पास एक हेड टैग होगा और एक बॉडी टैग होगा, ठीक है। और हमेशा हेड टैग पहले होगा, उसके बाद बॉडी टैग होगा। अब HTML जो है, ये जो HTML डॉक टाइप HTML है, ये वर्जन डिसाइड कर देता है कि आपका HTML का कौन सा वर्जन आप यूज़ करते हो, और ये ब्राउज़र को बता देता है। अब HTML जो स्टार्टिंग वाला HTML टैग है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रूट एलिमेंट है किसी भी HTML पेज का, ठीक है। और इसी के अंदर आपके सारे चीज़ें आ जाती है। देखिए HTML टैग यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये रूट एलिमेंट है, और इसके अंदर जो कंटेंट है, जो कंटेंट वैलिड कंटेंट हो सकता है, वो एक हेड टैग होगा और एक बॉडी टैग होगा। अब हेड टैग क्या है, हेड टैग के अंदर आपकी वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपके पेज पे रेंडर नहीं होंगी, सिवाय ये जो टाइटल टैग है इसके बगैर, ठीक है। अब HTML टाइटल में हमने होम पेज डाला, अब ये होम कहाँ पे आता है, अब मैं दिखाऊंगा आपको, इसको जब सेव करूंगा और रन करूंगा, कि होम जो है, ये जो होम पेज मैंने लिखा है, ये आपके टैब सेक्शन में आएगा, और इसका यूज़ क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये तो होगी टाइटल की बात, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जितनी भी आपकी लिंकिंग हो सकती है, या तो CSS के साथ या तो जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ, वो सारी इसमें आ जाएंगी। और इन नटशल अगर मैं बोलूँ तो जितनी भी सारी चीज़ें इसमें आएंगी वो हमारे पेज पे रेंडर नहीं होंगी। उसके बाद आया बॉडी टैग। बॉडी टैग वो ऐसा टैग है जहाँ पे अपना सारा कंटेंट लिखेंगे, और जितनी भी चीज़ें आपने इसमें लिखी वो सारी पेज पे रेंडर होंगी, ठीक है। अब हम स्क्रिप्ट टैग की बात कर रहे थे, अब स्क्रिप्ट टैग हमने लिख दिया, अब मैं टैब प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आ गई। ये टाइप है आपकी टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट फाइल है आपकी, है ना। तो अब मैंने स्क्रिप्ट टैग में क्या लिख दिया,
ठीक है, मैंने लिख दिया console.log, ठीक है, क्या फिर से वही हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे ठीक है, ये तो दूसरा तरीका है कि क्या कहाँ पे हम अपना HTML फाइल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं और उसकी थोड़ी फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, अब जब मैंने इस फाइल को ओपन किया है, होम पेज देखिए कहाँ पे आया आपका, जो टैब सेक्शन है यहाँ पे आपका होम पेज आ गया है। तो टाइटल का यही काम है कि जो भी चीज़ आप टाइटल में लिखते हैं वो आपके यहाँ पे टैब सेक्शन में ऊपर आ जाता है। ठीक है, और ये हमारा अभी फाइल, हमारी जो HTML फाइल है उसमें अंदर कुछ नहीं है, तो इसलिए कोई चीज़ लिख के नहीं आ रही। अगर आप सिंपल एक पैराग्राफ टैग लिखेंगे ना, तो देखिए मैं फिर से टैब प्रेस करूँगा, ओपनिंग भी आ गई, क्लोजिंग भी आ गई, उसके बाद मैं लॉरेम में टाइप करूँगा, लॉरेम लॉरेम टाइप करूँगा और टैब प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली प्री रिटन टेक्स्ट हमारे पास आ गया। एक कैसे आ गया, सप्लाइम टेक्स्ट कैसे। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे, फिर से रन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अब टेक्स्ट थोड़ा सा हमारे पास होगा, हमारे वेब पेज में ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर हमारे पास तो ये चीज़ आई नहीं, हमारे पास तो वो कंसोल वाला जो हेलो वर्ल्ड था वो तो आया ही नहीं। आपको अगेन क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और आई। आपने प्रेस किया तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड पहले से ही आ गया था। कहाँ से, HTML की लाइन नंबर 15 से। अगर आप जाएंगे अपने सबलाइम टेक्स्ट में और देखेंगे कि लाइन नंबर 15 क्या है, देखिए लाइन नंबर 15 आपकी हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई, टाइटल भी आपको पता चल गई। अब टाइटल का यूज़ क्या है बेसिकली, अगर मैं गूगल क्रोम पे कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, लेट सपोज मैं HTML एलिमेंट्स टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस किया। अब HTML एलिमेंट्स को जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो कुछ रिजल्ट आएगा। अब मैं ये जो रिजल्ट्स की लिंक्स है ना, और उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक, MDN मोजिला डेवलपर नेटवर्क। ठीक, अभी जो लिंक्स है ये कहाँ से आती है, किसकी किसकी हेल्प की वजह से आती है। ठीक है, तो अब मैं इसको पहले क्लिक करूँगा। ठीक, अब देखिए ये HTML रेफरेंस एलिमेंट आ गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज MDN, यही सेम चीज़ है, HTML एलिमेंट्स रेफरेंस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज MDN। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ये क्या होना चाहिए, ये जो लिंक्स है ये क्या होनी चाहिए। ये टैब सेक्शन में आ गई, तो हमें पता है टैब सेक्शन में क्या चीज़ होती है, वही चीज़ होती है जो हमारे टाइटल सेक्शन में होती है। तो अगर मैं इस पेज पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूं और मैं इसमें देखूं कि इसके टाइटल सेक्शन में टाइटल क्या है इस पेज का, जो कि हेड टैग में होगा, मैंने पहले ही बोल दिया, और उसमें क्या होगा, एक हेड टैग होगा, स्क्रिप्ट भी है, ये रहा आपका टाइटल टैग स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट के बाहर ये रहा टाइटल टैग, क्या है, HTML एलिमेंट्स रेफरेंस HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये से कोलन टाइप का स्लैश है, फिर MDN सिलेंडर, ठीक है, जिसको सिलेंडर भी बोलते हैं, सिलेंडर MDN। अब देखिए जो मैंने सर्च किया उस टाइम पे भी यही आ गया, HTML एलिमेंट्स रेफरेंस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिलेंडर MDN। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये टाइटल्स कितने ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो वो कौन सी लिंक्स उठाता है, टाइटल में जो प्रेजेंट होती है, और वही फिर आपके टैब सेक्शन के ऊपर आ जाती है। ठीक है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हमें तो समझ में आ गया कि हम बार बार कंसोल में जाएंगे और फिर वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, क्या ये चीज़ सही है। वो हम देखेंगे कि क्या कैसे हम इसी स्क्रीन पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो ये एक तरीका है, दूसरा तरीका, ठीक है, वापस जाते हैं अपने स्लाइड्स पे। ठीक है, अब ये तो दूसरा तरीका हो, क्या यहाँ पे तीसरा तरीका है, और तीसरा तरीका है तो क्यों है। ठीक है, अब तीसरा तरीका है, आप एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे और उसी को हम अपनी HTML फाइल के साथ लिंक करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कोड हुआ था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सोर्स प्रेजेंटेशन में आप देखिए सोर्स इज इक्वल टू home.js, और home.js मेरी यही फाइल है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ठीक है, पहले वो चीज़ देखते हैं कि क्या होता है। अब आपको मैं इसको कंट्रोल Z दबा देता हूँ, उसको हटा देता हूँ पैराग्राफ को। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर लेट सपोज मेरे पास एक नई फाइल है, कंट्रोल N कर देता हूँ, एक नई फाइल है, इसमें मेरा HTML है। ठीक है, पहले इसको सेव करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे second.html से। ठीक है, अब HTML लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं अबाउट अस। ठीक है,
अबाउट पेज हो गया हमारा। अब ये हमारा स्क्रिप्ट टैग इसके अंदर है। अब इस स्क्रिप्ट में भी लेट सपोज मेरे को यही कंसोल प्रिंट, यही जो भी इसमें है ना, अब आप ये मत सोचिए कि एक ही लाइन है तो कॉपी पेस्ट ईजी है। अब आप ये सोचिए कि 100 लाइन का कोड है और वही कोड मुझे यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं /100 लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे भी है, 100 लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे भी थे और इस फाइल में भी है। अब अगर मेरे पास यही सिर्फ एक ही तरीका होता अपने स्क्रिप्ट को लिखने का, ठीक है, अपनी जावा स्क्रिप्ट को लिखने का अपने HTML पेज में, तो मुझे हर पेज में अब सेम ही कंटेंट है। ठीक है, सेम कंटेंट इसमें भी है, सेम कंटेंट इसमें भी है, लेकिन दोनों जगहों पे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। क्या कोई एक तो ऐसा तरीका है जिससे मैं ये कोड रीयूज कर सकता हूँ? जो जितने भी 100 लाइन्स ऑफ कोड थे ना, लेट सपोज यहाँ पे तो सिंपल एक लाइन है, लेट सपोज 100 लाइन्स ऑफ कोड होता और मुझे वो रीयूज करना है, तो मैं कैसे करता? उसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। अब क्या होता, मैं पहले तो एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट, सेव कर देता हूँ पहले इसको, इसका नाम रखूंगा मैं फर्स्ट डॉट जावास्क्रिप्ट जेएस, फर्स्ट डॉट जेएस फाइल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये 100 लाइन्स ऑफ कोड उठाऊंगा, उसको कट करूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि मैं इस चीज़ को हटा सकता हूँ, मेरे को ये चीज़ अब ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको नहीं लिखूँगा, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल को भी, इसमें भी मेरे को ये चीज़ लिखनी नहीं है। अब मैं इसको कैसे इसके साथ लिंक करूँगा? मैं क्या लिखूँगा, स्क्रिप्ट टैग एक लिखूँगा। ठीक है, स्क्रिप्ट लिख लिया मैंने। अब मैं इसको क्या दूंगा, सोर्स दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और सोर्स क्या है, सोर्स अगेन एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक एट्रीब्यूट है, उसमें मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट डॉट जेएस। ठीक है, अब इसको सेव किया, अब ये फाइल इसके साथ लिंक हो गई, जो 100 लाइन्स ऑफ कोड थे इसके साथ लिंक हो गई। अब अगर मुझे ये सेम चीज़ इसमें भी लिखनी है ना, मुझे अब वो 100 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे बस ये सिंपल एक लाइन कॉपी करनी है और दूसरी फाइल में भी पेस्ट करनी है। तो अब कितनी लाइंस ऑफ कोड हमारे को बच गया लिखने से, कितना हमने स्पेस को बचाया, राइट, नंबर ऑफ लाइंस को बचाया लिखने से, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई स्पेस के हिसाब से, राइट, और हम यूज़ कर सके किसको, कोड को। इसको भी सेव करेंगे और इस जावास्क्रिप्ट फाइल को भी सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिया, राइट। अब अगर मैं वापस जाऊंगा तो मैं इसको रन करना चाहूँगा, फिर भी हमारे पास वही आता है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ चेंज किया था ना। अगर आप देखेंगे पैराग्राफ मैंने चेंज किया था तो उसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, सेकेंड डॉट HTML, फर्स्ट में खाली लॉरम लिखा था। थोड़ा लॉरम करके ऐसे करेंगे, ठीक है, तो पेस्ट करेंगे, फिर से इसको सेव करेंगे, रन करेंगे तो थोड़ा बहुत टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। और फिर अगेन हम क्या करेंगे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो हेलो वर्ल्ड आ गया होगा आपके पास। ठीक है, हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो होगी एक्सटर्नल फाइल से। ठीक है, हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि कैसे हम कंसोल में कैसे लिखते हैं, फिर हमने देखा कि इंटरनली कैसे लिखते हैं, मतलब स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से, फिर हमने देखा कि एक्सटर्नल फाइल कैसे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी HTML फाइल में। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये सारी जो चीज़ें तो ठीक है, हमें कैसे पता चलेगी कि हम इस फाइल के साथ कनेक्टेड हैं बिना कंसोल में जाने? उसके लिए हमारे पास एक इनडिफाइंड, मतलब इनबिल्ट एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं क्या, अलर्ट। तो हम एक अलर्ट डालेंगे अपनी स्क्रिप्ट फाइल में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब बार बार ये कंसोल में जाना, यूज़र के लिए, यूज़र को कंसोल में जाना चेक करने के लिए कि हमारी फाइल कनेक्टेड है या नहीं, उससे अच्छा है हम एक अलर्ट मैसेज देंगे। ठीक है, एक अलर्ट देंगे क्या, कनेक्टेड। ठीक है, आप कनेक्टेड है। अब कैसे चलेगा, जब मैं इसको सेव करूँगा और उसको मैं रन करूँगा, देखिए दिस पेज सेज कनेक्टेड। ये कौन सा है, HTML का। अलर्ट क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक अलर्ट देता है आपको उस पेज पे कि हाँ आप कनेक्टेड है। मतलब ये एक यूज़र को, ये आपके एंड यूज़र को, मतलब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो कोई यूज़र ही चलाएगा ना, उस यूज़र को एक मैसेज देता है कि आप जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद पहले ये आपका रेंडर हो गया क्या, आपका JS फाइल रेंडर हो गई, उसके बाद आपकी जो कंटेंट था वो रेंडर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ये चीज़।
अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट में जो दूसरी चीज़ है क्या पढ़ेंगे, कमेंट्स। अब कमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप अपने अपने कोड को शेयर करते हैं विद इन द कंपनी या आउटसाइड द कंपनी, ठीक है। अब विद इन द कंपनी आप अपने फेलो डेवलपर्स को कोड शेयर करते हैं, तो आप बोलते हैं दूसरे बंदे को कि हाँ दिस इज़ द कोड, ये मेरा कोड है, इसमें ये गलतियाँ थी, ये चीज़ें मैंने चेंज की। अब वो आप उसको बताना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, या तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे या तो सिंपली अपने कमेंट अपने प्रोग्राम में कमेंट्स लिखेंगे, उसको बोलेंगे कि दिस वाज द अर्लियर थिंग एंड दिस इज द न्यू थिंग, ओके। अब ये सिंगल लाइन कमेंट्स भी हो सकते हैं या मल्टीपल लाइन भी कमेंट्स हो सकते हैं। देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट में कैसे सिंगल लाइन होते हैं, कैसे मल्टीपल लाइन होते हैं, ठीक है। और ये वो चीज़ें हैं जो आपका कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है, वो रेंडर नहीं होंगे आपके वेब पेज पे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है किसकी, कोड की, दूसरे बंदे को बेटर अंडरस्टैंड होता है। और आपको ये किस चीज़ के काम आता है, जब आप दूसरे को, या अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और अगर आप फेलो डेवलपर को दे रहे तो उसको भी तो समझ आना चाहिए, तो उसको भी समझ आने के लिए आप कमेंट्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका डेमो पार्ट देखते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डॉट जेएस, और इसमें आप फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप कंसोल करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है, आपने हेलो लिख दिया और आप चाहते हैं कि ये हेलो प्रिंट ना हो, तो आप क्या लिखेंगे उसको, सिंगल लाइन कमेंट्स, कैसे, दो फॉरवर्ड स्लैश मार के। और आप चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए लेकिन हेलो नहीं प्रिंट होना चाहिए। और मैं 3 बार बाय लिखूंगा। आप चाहते हैं कि ये जो बाय है ये भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये बाय बाय 2 भी नहीं प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, बाय 1 भी नहीं होना चाहिए और बाय 2 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके कंसोल पे नहीं आनी चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे उस टाइम पे, मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है, स्लैश और फिर एस्ट्रिक साइन। देखिए सारा ग्रे हो गया, उसके बाद वापस एस्ट्रिक साइन और, ठीक है, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, हेलो वर्ल्ड, लेट सपोज आप दूसरी बार प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो प्रिंट करेंगे, उसको सेव करेंगे, इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका ये जो हेलो और बाय 1 बाय और बाय 2 ये आपके कंसोल पे नहीं रेंडर होंगे, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। रन किया, सॉरी ये जो होम पेज हमारा, इसको रन किया, इसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिए, तो देखिए 2 बार आपका हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन आपका वो चीज़ प्रिंट नहीं हो गई, क्या, हेलो और 3 बार जो हमने बाय लिखा था, ठीक है, बाय 1 और बाय 2, वो चीज़ आपकी रेंडर नहीं हो गई। ये हो गया आपके कमेंट्स। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं। अब वेरिएबल्स का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आपको कोई चीज़ स्टोर करनी है, लेट सपोज आपको चावल या कोई भी सीरियल्स, लेट सपोज कोई भी दाल वगैरह कुछ भी आपको स्टोर करना है, तो आपके पास कोई कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। तो वो कंटेनर आपको हेल्प करता है कोई भी चीज़ का डेटा, मतलब जो भी उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है, इंग्रेडिएंट्स या कोई भी चीज़ आपको स्टोर करनी है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है, वो कंटेनर आपको हेल्प करता है वो चीज़ स्टोर करने में। सिमिलरली कोई भी डेटा अगर आपको स्टोर करना है किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, तो आप वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल का सिंटेक्स कैसा होता है, आप पहले तो वैर कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके होते हैं, वैर, लेट और कॉन्स, वो हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि हम वैर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम, जो वैर नेम है वेरिएबल का नाम होगा, और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब जावास्क्रिप्ट में जो हम डिफाइन करते हैं वैर कीवर्ड से, हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। अब वैर नेम इक्वल टू फैजान, तो वैर है जो कीवर्ड है, नेम जो है ये इस वेरिएबल का नाम है, नेम, ठीक है। और उसके बाद फैजान जो है इसकी वैल्यू है। सिमिलरली वैर रोल नंबर, रोल हाइफन नंबर, ठीक है, ये एक वेरिएबल नेम है और 27 इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब क्या आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्या, किसी भी वेरिएबल का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नहीं।
आप अपने वेरिएबल्स का नाम पहले तो कीवर्ड दे नहीं सकते, क्योंकि कीवर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, रिजर्व होते हैं, ठीक है। अगर आप वैर कीवर्ड का नाम देंगे तो आप कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि वैर तो हम वेरिएबल को डिफाइन करने में यूज़ करते हैं, वो वेरिएबल तो कीवर्ड है, तो आप उसका वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते क्या, अगर वो कीवर्ड है। उसके बाद क्या ये केस सेंसिटिव है, मतलब आप अपर केस और लोअर केस में कोई, मतलब उनमें कोई डिफरेंस नहीं समझते क्या? मगर ऐसा नहीं है। आपके जो वेरिएबल्स का नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। क्या मतलब होता है इसका, कि अगर आपने अपर केस में एप्पल डिफाइन किया है, कोई भी वेरिएबल नेम, लेट्स सपोज एप्पल आपके वेरिएबल का नेम है और वो अपर केस में, आप एक्सेस कर रहे हो उसको लोअर केस में, क्या आप वो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, ठीक है। अब वेरिएबल हमेशा स्टार्ट होना चाहिए 3 चीज़ों से, या तो वो लेटर हो, या तो वो डॉलर साइन हो, या तो वो अंडरस्कोर हो। इसके बगैर अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ से डिफाइन किया जो कि इन 3 चीज़ों में नहीं है, तो वो आपको एक एरर थ्रो करेगा, इनवैलिड वेरिएबल नेम। अब फर्स्ट कैरेक्टर तो इन तीनों में से हो सकता है, उसके बाद आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसका, या तो लेटर का या तो डिजिट्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका डेमो देखते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। अब क्या डिफाइन करेंगे, वैर, ठीक है, ये आपने वैर लिख दिया। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, नेम इक्वल टू फैजान, ठीक है। अब ये तो वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। अब अगर आपने लिखा वैर रोल नंबर इक्वल टू, लेट सपोज आपने गलती से आपने अपने वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट किया डॉलर से, लेट सपोज आपने लिख दिया डॉलर, डॉलर तो वैलिड है, आपने लिख दिया @ और रोल नंबर नहीं, @ लिखते हैं ईमेल, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप ऐसा वेरिएबल नेम ले जिसमें आप ईमेल स्टोर करें, फिर आपने लिया कुछ hh.gmail.com, ठीक है, आपने सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या ये एरर देगा, क्या हम ये काम कर सकते हैं। इसको रन किया, देखिए क्या लिखा है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन एट लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 देखते हैं, देखिए लाइन नंबर 10 में ये चीज़ आपका एरर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास इनवैलिड है, अब इसको वैलिड कैसे करेंगे, डॉलर साइन लगा दीजिए, आगे डॉलर लगा दिए और आपका ईमेल बन गया, सेव कर दिया, इसको रन करेंगे, ये हो गया आपका वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई कि नेमिंग कन्वेंशन भी क्लियर हो गया वेरिएबल के नाम। मगर अगर आप देखेंगे कि अगर मैंने इस चीज़ को ऐसे ही लिख दिया वैर नेम और इसमें मैंने डाल दिया 10, ठीक है। आप तो सोच रहे होंगे सर नेम में हमने फैज़ान भी डाल दिया, 10 भी डाल दिया, हमें कोई वेरिएबल का ये टाइप नहीं डिफाइन करना पड़ता है कि ये डेटा टाइप कौन सा है, इसका डेटा टाइप यानी आप किस किस्म की वैल्यूज़ इसमें डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू डाल सकते हैं, कैरेक्टर डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, कोई भी चीज़। तो कैसे पता चलती है कंपाइलर को, अब ये कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाती है, ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ में आता है, ठीक है। तो वो आप पहले हम डेटा टाइप्स कवर करेंगे, उसके बाद जेएस की कुछ प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे, उसके बाद ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब फिलहाल के लिए तो हमें पता चल गई कि वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है। अब डेटा टाइप्स क्या होता है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हर किसी में हमें पता होनी चाहिए कि आप अगर वेरिएबल है या कोई भी मेमोरी लोकेशन पे किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक्सप्लिसिटली बाकी लैंग्वेज में स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अगर आप ये वाला डेटा स्टोर कर रहे हो तो किस टाइप का, फॉर एग्जांपल अगर जावा की बात करेंगे तो इंट, उसके बाद डेटा टाइप, ये तो डेटा टाइप हुआ, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद वैल्यू डालते हैं जो कि इंटीजर स्टोर होंगे खाली, ठीक है। सिमिलरली हमारे जावा स्क्रिप्ट में 5 तरीके के डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कौन कौन से, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड और नल, ठीक है। अब अनडिफाइंड और नल क्या होता है हम आगे कवर करेंगे, फिलहाल के लिए हम इन 3 चीज़ों तीन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर एग्जाम्पल पे देखेंगे कि वैर नम इक्वल टू 23, तो ये जो नम होगा ये किस टाइप का होगा, ये किस टाइप का डेटा टाइप होगा, ठीक है। अगर आपको टाइप देखना है किसी भी वेरिएबल का टाइप देखना है तो उसके लिए एक फंक्शन आती है टाइप ऑफ, ठीक है। उससे हमें पता चल जाती है कि इसकी क्या फंक्शन है, ये कौन से टाइप का है, इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पहले क्या है, किन किन चीज़ों का क्या क्या टाइप है। तो हम पहले अभी फोकस करेंगे नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन पे, ठीक है। अब हमारे पास तो ये आपको पता ही होगा कि अगर मैं नेम देखूंगा यहाँ पे तो एक किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप ऑफ किसका, नेम। तो ये क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आनी चाहिए, क्योंकि फैजान एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आउटपुट यही आना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे कमेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी स्ट्रिंग आएगा तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल नेम, सेम नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका क्या आएगा टाइप ऑफ, क्या लगता है आपको, क्या ये एरर आना चाहिए या ये स्ट्रिंग अभी भी होगा। तो अगर मैं इसका टाइप ऑफ नेम करूँगा अभी, तो ये एक नंबर होगा, ठीक है ना। कि ये अगर मैं इस नेम में ये भी डालूंगा ना 10.20, तब भी ये ऐसा नहीं कि आपको एरर देगा, ये फिर भी आपको नंबर ही देगा, ठीक है, क्योंकि ये भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर आपका नेम ऐसा भी होगा कि नेगेटिव 10 होगा, 10.433 कुछ भी होगा, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट या ये नहीं दिखाएगा कुछ भी, ये फिर से क्या दिखाएगा, टाइप ऑफ क्या है इसका, नंबर, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रिंग और नंबर। आप स्ट्रिंग में तो और क्या था, बूलियन था, ठीक है। अब मैं अगर एक वेरिएबल दिखाऊंगा कि वेरिएबल बी जो हमारा है बूल इक्वल टू, ठीक है, बूल इक्वल टू ट्रू, तो मैंने ट्रू दिया। मैंने क्या किया, टाइप ऑफ इसका मैंने देखा, मैं देखना चाहता हूँ कि इस टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ बूल क्या है, तो ये मुझे क्या देगा। तो मैं इसका क्या देखूंगा कि ये बूलियन है, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी थी, अब उनको रन करके देखते हैं। वेर नेम, लेट्स सपोज नेम इज या कोई नंबर लिख देते हैं, वेर नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसका पहले टाइप ऑफ देखते हैं, इसका टाइप ऑफ क्या आएगा। अगर मैं नंबर का टाइप ऑफ देखूंगा तो नंबर का टाइप ऑफ नंबर ही आएगा, ठीक है। अब मैं 10 को अगर इसको मैं कर दूंगा 10.78, ठीक है, तो इसका मैं टाइप ऑफ दूंगा भी नंबर आएगा। तो अगर मैं इस नंबर को एक नेगेटिव नंबर बनाऊंगा तब भी ये इसका टाइप ऑफ नंबर ही आएगा। तो इन नट शेल, और क्लियर अगर आपको स्क्रीन करनी हो तो उसके लिए क्लियर एक फंक्शन है, उससे आपको क्लियर स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है, जब आपकी स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब तो ये हो गया नंबर के साथ। अब अगर मैं सेम इसी नंबर में अगर मैं वैल्यू एक स्ट्रिंग डालता हूँ, क्या इस टाइप का, ये जो डेटा टाइप था, क्या इसका टाइप चेंज हो जाएगा। मतलब ये अभी तक नंबर था, अब मैं इसका टाइप ऑफ अगर करूँ इस नंबर का, क्या ये चेंज हो जाएगा। हाँ, ये नंबर अब जो अभी तक पहले नंबर था एक, जो वेरिएबल नेम नंब है, अगर ये नंबर था अभी तक इससे पहले, अब इसका नंबर का टाइप चेंज हो गया, अभी स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक न्यू वेरिएबल डिफाइन करूँ, और अगर मैं ऐसे एक वेरिएबल डिफाइन करूँ, लेट सपोज वैर फर्स्ट नेम इक्वल टू लेट सपोज फैजान, ठीक है। अब इसका मुझे टाइप पता है, क्या होगा इसका टाइप, फर्स्ट का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, राइट, सीधी सी बात है। तो अब अगर मैं इस टाइप का, अब मैं इस फर्स्ट के साथ मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस फैजान जो फर्स्ट है इस स्ट्रिंग के साथ ऐड कर दूं, लेट सपोज फर्स्ट प्लस 10 जो कि एक नंबर है, तो क्या ये ऐड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका देखूंगा ना कि फर्स्ट में क्या है, तो अभी भी ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, और अगर मैं देखूंगा कि फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट को अगर मैं फर्स्ट में देखूंगा क्या डेटा है, वो दिखाएगा आपको, फर्स्ट में है फैजान 10, ठीक है। ये तो हुई ये बात। और अगर आपको कभी बूलियन बनाना हो तो क्या करेंगे, वैर लेट सपोज फ्लैग या एफ एक वेरिएबल है जिसमें आपने ट्रू डाल दिया, ठीक है, और उसका आपको देखना है कि क्या है उसका टाइप। अब मैं लिखूंगा टाइप ऑफ एफ, ठीक है। अब लेट सपोज एक नंबर है हमारे पास, लेट सपोज x इक्वल टू 10। अब मैंने इस x को जो, अब अगर मैं इसका टाइप ऑफ देखता हूँ, पहले
पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस x का टाइप ऑफ देखता हूँ, ठीक है, मैं वो कुछ चीज़ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे एक चीज़ें काम होती है, काम करती है अंदर से, ठीक है। इसका टाइप x है। अब मैं सेम इसी x को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या इस x को मैंने ऐड कर दिया एक स्ट्रिंग, लेट्स सपोज, ठीक है। अब क्या इस टाइप ऑफ स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, टाइप ऑफ इसका टाइप चेंज हो जाएगा? हाँ, ये नंबर, अब ये इसका टाइप चेंज हो गया, ये किस में बन गया? स्ट्रिंग में, ठीक है। देखिए आपने कैसे स्ट्रिंग नंबर, एक नंबर जिसका डेटा टाइप नंबर था वो चेंज हो गया उस डेटा टाइप में जिसका स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने इस पर कंकैटिनेशन ऑपरेशन लगाया फैजान के साथ। तो डिफॉल्ट कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट समझ लिया कि आप शायद दो स्ट्रिंग्स का कंकैटिनेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं पहले, xx, ठीक है, क्लियर कर देते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ। अब लेट सपोज मैंने इसका टाइप ऑफ किया, किसका? xx का। क्या आया? नंबर आया। अब अगर मैं टाइप ऑफ फिर से किसका? xx का। देखिए क्या है? स्ट्रिंग आ गया। क्यों? क्योंकि पहले टाइप ऑफ ने नंबर दिया, मगर इसने किस फॉर्मेट में नंबर दिया? नंबर के अगर आप देखेंगे दो डबल कोट्स है, तो इसने स्ट्रिंग फॉर्म में दिया, तो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न हो गया। तो अब उसका स्ट्रिंग का टाइप ऑफ क्या है? स्ट्रिंग, तो इसीलिए हमारे पास स्ट्रिंग आया। तो इसका मतलब क्या हुआ इन नटशेल, कि हमारा जो टाइप ऑफ है वो हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स तो क्लियर हो गए, ठीक। अब अनडिफाइंड और नल क्या है? बेसिकली अगर आपने कोई चीज इनिशियलाइज की, डिफाइन की हो, मतलब डिक्लेयर की हो, और उसमें कोई वैल्यू आपने नहीं डाली है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला वैर नम, बस उस नम में आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी। और अगर आपने अब एक्सप्लिसिटली किसी चीज को डिफाइन किया है नल से, तो उसका जो डेटा है उसमें आप नल वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। नल भी एक डेटा टाइप है, जबकि अब ये चीज डिफाइन है नल में। क्या अब नल और अनडिफाइंड में क्या फर्क है? कि आपने ये चीज डिफाइन की है और वो एक्सप्लिसिटली उसके अंदर कुछ नहीं है, और जबकि अनडिफाइंड ऐसी चीज हुई जो डिफाइन ही नहीं हुई है, उसके अंदर कुछ नहीं है, मगर वो डिफाइन ही नहीं हुई है, वो खाली डिक्लेयर हुई है, ठीक है। ये अभी डिटेल में हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आपको एक सिंपल चीजें ये याद रखनी है कि अनडिफाइंड यानी कि डिक्लेयर हुआ है और इनिशियलाइज नहीं हुआ है। नल का मतलब हुआ है कि आप एक्सप्लिसिटली उसके अंदर कुछ डाल रहे हैं जो कि कुछ नहीं है, मतलब नल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे एक टाइप, जो डेटा टाइप था जिसका टाइप क्या था? नंबर, और वो नंबर कन्वर्ट हो गया किसमें? स्ट्रिंग में। तो ये क्या, इस चीज का मतलब क्या होता है? इस चीज का मतलब होता है टाइप कोवर्जन, ठीक है। कैसे? जब हम कोई चीज को, मतलब कोई चीज कन्वर्ट होती है किसी दूसरे डेटा टाइप में। अब जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जब हम कोई चीज कंपेयर करते हैं उस टाइम पे कैसे एक डेटा टाइप चेंज होता है दूसरे डेटा टाइप में, उसको बोलते हैं टाइप कोवर्जन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे इफ, और इफ के अंदर 1 लिखा है, तो ये 1 खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है किसमें? ट्रू में, ठीक है। अब इस चीज को हम रोकेंगे कैसे? ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास आती है ट्रिपल इक्वल टू साइन, ठीक है। 3 बार इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू साइन। इस चीज से ये कोवर्जन स्टॉप होती है, मतलब इस चीज की वजह से ये चीज खत्म हो जाती है कि आपका एक टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट होता है। बेसिकली अब ये कन्वर्ट होता है, अब जब हम डबल इक्वल टू साइन यूज करते हैं ना, तो वो खाली डेटा को चेक करता है, क्या इन दोनों जो एक्सप्रेशंस है ना, जो दोनों एक्सप्रेशंस का सम इक्वल है या नहीं। वो नहीं देखता है कि क्या उसका डेटा टाइप भी सेम है या नहीं, लेकिन टाइप कोवर्जन डेटा टाइप भी चेक करता है। वो डेटा टाइप भी चेक करता है जब हम कंपेयर करेंगे, और वो क्या चेक करता है? उसका वैल्यू भी, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे जब हम थोड़ा बहुत इन कंडीशनल इन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।
कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चीज़ भी और क्लियर होगी, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्या मतलब हुआ इसको, कि इसका मतलब हुआ कि हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है कि ये वेरिएबल क्या है, ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है या एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है, हमारे ब्राउजर समझ जाते हैं, हमें कोई भी एक्सप्लिसिटली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये डेटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है। और हम सिर्फ 3 चीजें हमारे पास है अभी फिलहाल के लिए। तो हमारे पास हमने एक ही तरीका पढ़ा जिससे हम वैर कीवर्ड से हम हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास 2 और तरीके हैं, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्या है, एक वीकली टाइप। डायनेमिकली टाइप समझ आ गया कि हमें एक्सप्लिसिटली कोई भी चीज को का मतलब लिखना नहीं पड़ता है कि ये इंटीजर है, ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है। अगर आप वैर नम लिखा और उसमें 10 डाल दिया तो इसको समझ आती है कंपाइलर को कि ये एक नंबर है, ठीक है। इसका मतलब होता है डायनामिकली टाइप। अब वीकली टाइप क्या होता है कि टाइप कोवर्जन जावास्क्रिप्ट में अलाउ होती है, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है टाइप कोवर्जन, ठीक है। क्या मतलब होता है टाइप कोवर्जन का, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कैसे एक टाइप दूसरे टाइप पे कन्वर्ट होता है। तो हम कैसे उस चीज को स्टॉप करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू साइन से। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज है, क्या जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है और एक वीकली टाइप लैंग्वेज है। अब ऑपरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब भी मैं यूनरी ऑपरेटर की बात करूं तो एक चीज मेरे दिमाग में आती है, क्या, कि जब भी मेरे पास एक ही ऑपरेंड होगा, मतलब सिंगल एक ऑपरेंड। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया a इक्वल टू 2। अब 2 में मैंने a प्लस प्लस कर दिया, तो मैंने क्या दूसरा ऑपरेंड डिफाइन किया, मतलब b है मेरे पास, नहीं, मैं a ही को यूज करता हूं, एक ही ऑपरेंड है मेरे पास। अब मेजर जो ऑपरेटर्स होते हैं, यूनिनरी ऑपरेटर्स, जो यूनिनरी ऑपरेशंस होते हैं, वो होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, या प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, जिसको हम पोस्ट फिक्स बोलते हैं या प्रीफिक्स, ठीक है। अब ये 2 वेरिएशंस है, किसके किसके साथ, इंक्रीमेंट के साथ भी और डिक्रीमेंट के साथ भी। चलो पहले इंक्रीमेंट देखते हैं। इंक्रीमेंट मतलब कि आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किसके साथ, उस ऑपरेंड के साथ एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब या तो ये प्री हो सकती है या तो पोस्ट हो सकती है। अब जब पोस्ट हो गई ना, तो पहले वैल्यू असाइन होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है पोस्ट में, बाद में, ठीक है। लेकिन जब प्री होगी तो पहले इंक्रीमेंट होती है, फिर असाइन होता है। हम देखेंगे अब इसका डेमो, ठीक है। और इसके साथ डिक्रीमेंट भी सेम मैनर में काम करता है। पोस्ट डिक्रीमेंट यानी पहले असाइन करो फिर डिक्रीमेंट करो। प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, डिक्रीमेंट का प्री डिक्रीमेंट इसको आप बोलते हैं। उसका मतलब हो गया कि पहले डिक्रीमेंट करो फिर असाइन करो, ठीक है। ये डेमो हम देते हैं, इसका देखेंगे, फिर चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। पहले तो मैं ये जो चीज़ें हमने टाइप ऑफ के बारे में पढ़ी थी इनको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। और कमेंट्स भी हमने पढ़े थे, इनको भी डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देखेंगे, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया a इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या काम किया, मैंने पहले कंसोल किया, ठीक है। मैं पहले चेक करूँगा कि क्या a की वैल्यू है, ठीक है। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कॉपी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे a प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। मतलब पहले असाइन करो फिर इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे तो 10 आएगी। यहाँ पे क्या आनी चाहिए, क्या यहाँ पे 11 आनी चाहिए, नहीं, पहले हमने इंक्रीमेंट नहीं की, पहले हमने असाइन किया फिर बाद में इंक्रीमेंट की। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेक करूंगा a की, तो यहाँ पे 11 आएगी, ठीक है। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे a की प्लस प्लस कर दी पहले प्री इंक्रीमेंट, तो पहले इंक्रीमेंट करो उसके बाद असाइन करो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 12, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने अब इसी वैल्यू को, ठीक है, इसी वैल्यू में डिक्रीमेंट कर दी, बाद में डिक्रीमेंट कर दी, तो पहले यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 12 ही रहेगी, क्योंकि बाद में डिक्रीमेंट हो रही है, पहले असाइन होगी फिर डिक्रीमेंट होगी। तो अगर अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अब console.log नेगेटिव नेगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन करूंगा, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे। तो अब जब मैं इसकी प्री डिक्रीमेंट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, पहले ही ये डिक्रीमेंट हो रही है फिर असाइन हो रही है वैल्यू,
तो आंसर हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और उसको सीधे हम जाके कंसोल में रन कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या यही वैल्यूज़ है जो हमने ढूंढी थी। ठीक है, अब मैंने रन कर दिया तो देखिए क्या आ रहा है, 10 10 11। ठीक है, यहाँ से हम आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है, 10, ठीक है, 10 10 11 12 12 11 10, यानी कि सब जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये तो हो गया यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स की। अब शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होता है, जब भी हमें बिट्स, ये बिट्स पे काम करता है। ठीक है, जब भी हम 8 की बात करें ना तो 8 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है, 1 0 0 0। ठीक है, अब मैंने अब जब बात बोला कि मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया कि मैं अपनी बिट्स को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। यानी कि अभी तक ये नंबर क्या था, 10008, जो नंबर मेरे पास था इसका बाइनरी 1000 था। जब मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये क्या बन गया, 1 और 4 टाइम्स 0, यानी 1 0 0 0 0। तो इस नंबर को, ये नंबर बढ़ गया, राइट। अगर आप देख सकते हैं पहले 8 था, अभी 16 हो गया, तो नंबर बढ़ गया जब भी मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया। ठीक है, और यानी इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूं। सिमिलरली जब मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो ये नंबर जो था 1000, ये क्या बन गया 100, तो नंबर छोटा हो गया, 8 से ये 4 हो गया जब राइट शिफ्ट किया। तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 8, इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, 1000। ठीक है, तो अब मैं इसको बोला कि मैं इसको राइट शिफ्ट करना चाहता हूँ। राइट शिफ्ट यानी मैं इस बिट को इस साइड से शिफ्ट करना चाहता हूँ। किस साइड से, इस साइड। तो ये जो नंबर बनेगा अब क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा जब मैं इसको राइट शिफ्ट करूंगा। जब मैं इस नंबर को राइट शिफ्ट करूंगा तो ये कैसा नंबर बनेगा, ऐसा कुछ, एक सेकेंड, ये कुछ ऐसा नंबर बनेगा। ठीक है, 1000। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू थी 8, जब ने इसको राइट शिफ्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही, इसकी 16 बनी। बिल्कुल, अब कैसे मैं इसको राइट शिफ्ट करता हूँ, सिंपल है, इसको मिटा दे, पहले इसको मिटा दिया। अब मैंने कैसे, कंसोल डॉट लॉग, ए को मैंने राइट शिफ्ट किया भाई 1 पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ना, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं मैं इसको, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, बाय 1। अब आप बोलोगे सर ठीक है हमने इसको शिफ्ट तो किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो मेरा नंबर 8 से ये कितना बन गया, ये 16 पे गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं राइट शिफ्ट करूंगा कितनी पोजीशन से, n पोजीशन से, यहाँ पे मेरा n क्या है 1, तो इसका मतलब हुआ कि 2 रेज्ड पावर, हाँ ठीक है, रेज पावर, जो रेज पावर साइन होती है, रेज पावर n। ठीक है, 2 रेज पावर n से इसको मल्टीप्लाई होता है किसी भी उस नंबर को। इस केस में हमारा वो नंबर क्या है, a। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, a क्या था हमारे पास 8, और हमारे पास क्या था 2, क्या है 2 तो एज इट इज रहेगा, और रेज पावर n क्या है हमारे पास इस केस में, इस केस पे हमारे पास n क्या है 1, तो 2 इंटू 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 1 क्या होता है 2 ही, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। तो हमारा आंसर भी तो था जो यहाँ पे आएगा वो 16 ही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई लेफ्ट शिफ्ट की बात। अब राइट शिफ्ट क्या काम करता है, जब भी हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ऊपर वाला नंबर कैसा बनेगा, जो हमारा 8 था, 8 तो हमारे पास ऐसे था 1000 बाइनरी फॉर्म में, जब भी मैंने इसको राइट शिफ्ट किया तो ये नंबर क्या बनेगा 100। तो अभी ये क्या था यहाँ पे 8, और यहाँ पे ये क्या बनेगा 2 बनेगा, नहीं 4 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास, अब 8 क्या हो गया, 8 क्या बन गया हमारा, 8 से 4 पे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, n अगेन हमारा 1 है। ठीक है, n यहाँ पे 1 है। अब हमारा a क्या हो गया, a को डिवाइड हो गया किससे, 2 की पावर 2
रेज पावर n से, जो कि हमारा क्या था 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 1 2 ही है, तो 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा नंबर 8 डिवाइड बाई 2 करके 4, तो इसलिए हमारा आंसर 4 आया। तो इन नटशल जब भी हम अपने नंबर को क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, तो राइट शिफ्ट बाय एक पोजीशन, तो हमारा नंबर घट जाएगा, यानी कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट मल्टीप्लाई, राइट शिफ्ट डिवाइड। अब इस सारे को कॉपी कर देते हैं, कमेंट्स हमारे उठेंगे नहीं, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले इसको क्लियर कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखे। हम इसको पेस्ट कर देंगे, देखिए 16 और 4 एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये हो गया हमारा शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स किस काम आते हैं कि हम कंपेयर करेंगे दो ऑपरेटर्स को। ठीक है, क्या ये ऑपरेटर मेरा इसके बराबर है, दो कंडीशंस चेक होती है। ठीक है, क्या ये ऑपरेटर्स के बराबर है, या क्या ये ग्रेटर देन है, क्या ये लेस देन है, क्या ये इक्वल टू है। इक्वालिटी के लिए दो ऑपरेटर्स होते हैं कि डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू साइन। ठीक है, अब डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फर्क है कि एक आपका टाइप कोएफिशिएंट अलाउ करता है, यानी कि एक टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि हमने देखा था, और दूसरा अलाउ नहीं करता है। क्या मतलब हो गया इसको, अब फॉर एग्जांपल देखिए क्या मतलब हो गया इसको। मैंने किया कंसोल, अब ए हमारा क्या है, ए हमारा 10 है। ठीक है, चलो 8 ए ही रखते हैं, उसको मिटा देते हैं सबको। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं, ए की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा वैल्यू बना रहे हैं जो एक स्ट्रिंग है, लेट सपोज नेम है इक्वल टू 8। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक हमारे पास नेम है 8 और जो कि स्ट्रिंग है क्योंकि डबल कोट से यूज किए, और दूसरा हमारा वैर ए है जो कि 8 है। अब अगर मैं करूं कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल टू नेम, या तो ये ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, राइट। तो अब क्या मेरा 8 बराबर है, जो कि एक नंबर है, बराबर है 8 के जो कि एक स्ट्रिंग है। अब डबल इक्वल टू साइन खाली क्या चेक करता है, ये खाली डेटा चेक करता है, तो डेटा के हिसाब से 8 इक्वल टू 8 सही है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो इस चीज का मतलब क्या हो गया कि एक कन्वर्ट हो गया, एक टाइप कन्वर्ट हो गया दूसरे टाइप में, क्योंकि वो डेटा टाइप तो चेक ही नहीं कर रहा था। एक टाइप कन्वर्ट हो गया दूसरे टाइप में, कि मतलब एक जो नंबर था वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप कोएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं और मैं करूं ए ट्रिपल इक्वल टू नेम, तो अब ये क्या देगा, अब ये चेक करेगा क्या 8 कंटेंट इसका बराबर है। हाँ, कंटेंट तो बराबर है, 8 बराबर है 8 के, लेकिन और ये चेक करता है क्या इन दोनों का डेटा टाइप सेम है या नहीं। अब नंबर, ठीक है, अब नंबर तो बराबर नहीं है किसके, स्ट्रिंग के, तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो अगर हम उसको कॉपी करें और उसको कंसोल में रलाएं, रन करें इसको कंसोल में, ठीक है, तो देखिए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, समझ आ गई ये चीज आप लोगों को कि अगर हम डबल इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो वो टाइप कोएफिशिएंट अलाउ करता है, अगर हम ट्रिपल इक्वल टू साइन यूज करते हैं तो वो टाइप कोएफिशिएंट अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो दोनों नम डेटा टाइप पे भी चेक करता है और वैल्यू पे भी, मतलब कंटेंट पे भी। अब आगे बढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। हम जब कंडीशनल्स पढ़ेंगे तो ये इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, लेस देन हम यूज करेंगे मैथमेटिकल्स एक्सप्रेशंस के टाइम पे। ठीक, जब हमें चेक करना हो क्या ये बड़ा है क्या बी बड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है, कंसोल इक्वल टू टू, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू क्यों आ रहा है और फॉल्स क्यों आ रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स है जो बिट्स पे काम करते हैं। ठीक है, अब बिट्स पे मतलब कि अगर 8 है और 2 है, अब इनका हम बिटवाइज एंड कर देंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम बिटवाइज एंड करते हैं तो एंड के चेक करता है क्या दोनों बिट्स सेम है, मतलब अब दोनों बिट्स 1 है तो ये ट्रू देगा, अगर दोनों बिट्स 1 नहीं है तो ये फॉल्स देगा, 1 0 के केस में भी और 0 0 के केस में भी और 0 1 के केस में भी। ठीक है,
तो अगर हम इसका डेमो पार्ट देखेंगे थोड़ा सा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक ए है जो जिसकी वैल्यू 8 है और एक बी है जिसकी वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। अब इसका आपने बिटवाइज ऐड कर दिया, तो ए का ऐड आप करना चाहते हैं किसके साथ, बी के साथ। तो ये क्या करेगा, ये पहले ए को कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइनरी में, 1 0 0 0, ये इसका 8 का, और बी का, ए का ये बाइनरी है और बी का क्या है, बी का बाइनरी क्या है 1 0, ठीक है। मतलब बेसिकली ये 0 0 0 0 32 जीरो होंगे, मतलब 32 नहीं, ये 4 बिट्स छोड़ के 28 जीरोज होंगे, ये वैल्यू हो गई। मैं खाली वही चीज़ दिखा रहा हूँ, मतलब वही बिट्स दिखा रहा हूँ जो मुझे काम आएंगी। तो ए का ये है, बी का ये है। अब इसका एंड क्या होगा, एंड कैसे काम करता है, जब दोनों बिट्स 1 होंगी। क्या दोनों बिट्स 1 है, नहीं है, तो वैल्यू क्या आएगी 0। क्या दोनों बिट्स 0 1 है, नहीं है, 0 है, नहीं है, 1 है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब बिटवाइज एंड करेंगे तो वो 0 आएगा। चलिए देखते हैं अब ये तो हुआ एंड का काम, तो 0 आना चाहिए। अब अगर मैं करूँ कि क्या, एक सेकेंड इसको लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए 0, ठीक है, बढ़िया है। अब ए तो हमारे पास डिफाइन हुआ है पहले से ही, बी को भी डिफाइन कर देते, where b इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो ही एंड की बात। अब बिटवाइज में एक और ऑपरेशन होता है, क्या, कंसोल डॉट लॉग, क्या होता है वो, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे काम करेगा कि इसको ऐसे रख देते, थोड़ा अलाइनमेंट अच्छे से ताकि दिखे क्या क्या हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए ऐसे इस फॉर्म में। अब और क्या काम करता है, और चेक करेगा कि कोई भी अगर 1 है ना तो वो 1 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 पहले में, इस केस में इसको आप छोड़, पहले इन दो लाइंस पे फोकस करें कि इन दो की बिट्स क्या है। पहली दो बिट्स जो है यहाँ से 0 0 है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 1 0 है तो ये 1 देगा, यहाँ पे 0 0 है, फिर 1 0 है, 0 1 है, फिर 0 1 है, तो ये क्या आएगा 1 2 4 8, यानी कि 10 आंसर आएगा हमारा और करके, ठीक है। अब ये तो हो गया और करके 10 आएगा, तो और कैसे लिखते हैं, ए और बी, ठीक है। और एक बिटवाइज ऑपरेटर क्या है हमारा, ये तो और हो गया, और हमारा है बिटवाइज नॉट और बिटवाइज एक्सॉर। अब एक्सॉर कैसे काम करता है कि जब भी आपकी बिट्स डिफरेंट होगी तो आपका वैल्यू क्या आएगा 1, एल्स आपका वैल्यू क्या आएगा 0, ठीक है। अब इस केस में हमारा क्या आंसर आएगा, कंसोल डॉट लॉग ए एक्सॉर, मतलब कैरेट साइन ही रहती है, एक्सॉर क्या बी, ए का एक्सॉर बी के साथ, तो क्या आंसर आना चाहिए, तो ए का एक्सॉर अब जब बी के साथ करोगे तब भी हमारे पास दोनों बिट्स क्या सेम है, नहीं है, तो 1 आएगा। दोनों बिट्स सेम है, हाँ है, दोनों बिट्स सेम है, नहीं, दोनों बिट्स सेम है, तो क्या आएगा 1 0 1 0, तो इस टाइम पे भी हमारा वैल्यू क्या आएगा 10। और अब हम देखेंगे कि नगेशन कैसे काम करता है, नॉट ऑपरेटर। तो फॉर एग्जांपल 8 की बात करें तो क्या आंसर है 1 0 0 0, तो अब जब इसका नेगेशन करेंगे तो सारे बिट्स का वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब जितनी भी 0 बिट्स है वो 1 हो जाएंगी और जितनी भी 1 बिट्स है वो 0 हो जाएंगी। तो इस केस में हमारा आंसर काफ़ी लंबा आएगा, तो वो हम देखेंगे, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, तो कॉपी कर देते हैं, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, हम अपने कंसोल में इसको क्लियर कर देते हैं, पहले पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो इसका ट्रू फॉल्स आ गया होगा, उसके बाद हमारा वैल्यू ए को एंड करके क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे 0 आया था, फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर -9 आया। अब -9 कहाँ से आया, बेसिकली ये जो आपके पास ये चीज़ तो क्लियर है कि 0 आ गया किसका, एंड का जब हमने ऑपरेशन किया, एंड जब और यूज़ किया तो 10 आ गया, जब एक्सॉर यूज़ किया तब भी 10 आ गया। अब जब हमने यूज़ किया क्या
ये जो -9 आ गया ये इसकी वजह से आया, किसकी वजह से, नॉट ऑपरेटर की वजह से। अब नॉट ऑपरेटर कैसे काम किया है, लेट सपोज हमारे ए की वैल्यू है, लेट मी शो यू वन थिंग। तो मैं अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 डाल रहा हूँ। अब मैं इसका नेगेशन करूँगा, या ऐसे भी नहीं करते, एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं, नेगेशन 1, ठीक है, 1 का नेगेशन करते हैं, ठीक है, आंसर देखते हैं अब, ठीक है, क्लियर। अब नॉट का क्या है, अब बिट्स क्या होंगी हमारे पास 1 और बाकी सारी बिट्स क्या होंगी 0। तो अब अगर हम ऐसे करेंगे 0, तो अब आंसर क्या आना चाहिए, -1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे -1 आ रहा है और कैसे, कि मतलब जो भी रेंज होगी ना नंबर की, जो भी रेंज होगी हमारे वैल्यू की, जो कि नंबर है, वो सारी बिट्स हमारी 0 है, ठीक है। अब वो सारी बिट्स जब 0 है तो वो नेगेशन उनका जब हो जाएगा तो वो 1 हो जाएंगी, और जो 1 का वो फिर सम करके जो भी उसका ओरिजिनल नंबर होगा वो जब आएगा तो वो हमारे पास -1 करके आएगा, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर जो भी आपका नंबर होगा ना उसका जब निगेशन करेंगे ना तो वो क्या वैल्यू देगा, कि मतलब जितनी भी आपकी बिट्स 1 है वो चेंज हो जाएंगी 0 में, और जितनी भी 0 है वो 1 में चेंज हो जाएंगी। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं कि जो जब भी हमें दो कंडीशंस चेक करनी होंगी, क्या ये सही है या ये सही है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं कंडीशन बेसिकली चेक करने के लिए कि क्या वो वैलिड है कि नहीं। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कभी भी कोई भी लूप टर्मिनेट करना होगा। फॉर एग्जांपल कि क्या ए की वैल्यू जब ग्रेटर हो जाएगी 5 से तो इस लूप को टर्मिनेट कीजिए, या इस लूप को चलने दे तब तक जब तक इसकी वैल्यू 5 के बराबर नहीं आती है, 10 के बराबर नहीं आती, तब तक इसको चलने दो। तो उन टर्मिनेशन कंडीशंस में हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, एंड है, और है, और नॉट है। अब एंड कैसे काम करता है, जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तब हमारी वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक है। अब एंड देखिए, वैर ए की वैल्यू जो बूलियन है वो ट्रू है और बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। अब मैंने लिखा है ए एंड मतलब एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, लॉजिकल एंड बी। ए एंड बी का क्या वैल्यू आएगी, ट्रू है एक साइड से फॉल्स है। दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब वो ट्रू रिजल्ट देगा। इसीलिए इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि ए ट्रू है लेकिन बी तो फॉल्स है। सिमिलरली अब दूसरी कंडीशन क्या आती है, या दूसरा ऑपरेटर जो है हमारा लॉजिकल और, देखिए आपके ए और बी हमने किया है, तो ए ट्रू है तो हम बी पे पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि बी तो हमेशा ही, अगर उससे हमें कोई मतलब नहीं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। एंड के केस में ऐसा नहीं है। एंड के केस में अगर वो ट्रू है पहली कंडीशन, तब वो बी के पास जाएगा, और बी के पास उसको जाना ही है, क्योंकि उसको चेक करना है कि वो भी ट्रू होना चाहिए, तब वो बी के पास जाएगा। लेकिन अगर पहला ही ए ही फॉल्स होता ना तो वो बी के पास जाता ही नहीं, ठीक है। ये ऐसे काम करते हैं। अब लॉजिकल नॉट क्या है, कि अगर आपके पास ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे ए की वैल्यू क्या है, ट्रू, इसीलिए हमारा आउटपुट क्या आया, फॉल्स, नॉट के केस में। ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली हमें कोई भी चीज जब असाइन करनी होती है ना, जैसे हमने वेरिएबल में किया था वैर ए इक्वल टू 2, तो ये क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेफ्ट साइड से जो भी चीज होगी ना वो हमारा जो लेफ्ट साइड से जो भी हमारा होगा वो वेरिएबल नेम होगा, और राइट साइड से जो भी होगी वो वेरिएबल की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे कि 2 है ये वैल्यू है, और ए क्या है, ये वेरिएबल नेम। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल टू साइन। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली अब जब भी हम इफ कंडीशंस लिखते हैं ना, कि अगर ये चीज हुई तो ये काम करो, नहीं तो ये काम करो, अब वही चीज है मगर फैंसी वे में लिखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कंसोल ए इक्वल टू 2, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या ए की वैल्यू बराबर है 2 के। अगर ये ट्रू होगी, जो कि इस केस में है, हमारी वैल्यू ए के बराबर, ए की वैल्यू 2 के बराबर है, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ना, जो क्वेश्चन मार्क से
सेमीकोलन, जो कोलन साइन है उसके बीच में जो भी चीजें लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। और इस केस में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ओके एग्जीक्यूट होगा। और अगर ए की वैल्यू 2 नहीं होती तो सेमीकोलन, ये जो कोलन साइन है और सेमीकोलन के साइन के बीच में जो भी चीजें होंगी वो एग्जीक्यूट होगी। इस केस में नॉट ओके, ठीक है। तो इस केस में तो हमारा ओके एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो आउटपुट में आप ओके देख सकते हैं इसीलिए। तो इसको जल्द से जल्द हम ट्राई करते हैं रन करने की, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि अगर कंसोल डॉट लॉग करो आप, तब क्या कंसोल डॉट लॉग करो, ए को चेक करो, ए अगर बराबर है किसके, या वैसे लिख दो कि अगर 10 100 बराबर है किसके, 100 के, तो कंडीशन कंसोल कंसोल डॉट लॉग ओके, नहीं तो एल्स पार्ट कंसोल डॉट लॉग नॉट ओके, ठीक है। तो इसको बंद कर दिया, इसको सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। अब वापस जाते हैं इस पे, ठीक है। तो अब ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट देगा। चलो देखते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 100 बराबर है 100 के, जी हाँ 100 बराबर है 100 के। मिसिंग आर्गुमेंट लिस्ट, हाँ। अब ये देखिए, ये तो इसका हो गया, ये इस कंसोल का हो गया, इस कंसोल का हो गया, मगर बाहर वाला जो कंसोल था उसका मिस हो गया। तो देखिए ओके आ गया। अब अगर मैं कंडीशन चेंज करूं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब अगर 100 बराबर नहीं होता, 10 बराबर, तो नॉट ओके आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क नॉट ओके, ठीक है। ये होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। ये फैंसी वे है इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का। ऐसे भी आप लिख सकते हो, इफ एल्स करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जब भी हमें ऐसी कोई कंडीशन आए कि आपको ये चेक करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये काम करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये काम करो, तो उस टाइम पे हमारे पास दो कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं इफ और एल्स। ये हमें काम करते हैं उस टाइम पे, ये हमें हेल्प करते हैं उस टाइम पे। अब जब भी आपके पास दो पॉसिबल पाथ होंगे ना, जैसे कि अगर ये है तो ये, अगर नहीं है तो ये, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू तो ये एग्जीक्यूट करो, अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट करो। तो ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट एक पहली कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पहला पार्ट है, ठीक है। तो इफ कंडीशन में हमेशा ट्रू लिखते हैं, और हमेशा जो दूसरा काउंटर कोड होगा, दूसरा जो कोड हो एग्जीक्यूट आपको करना है, जब वो ट्रू नहीं हो तो उसमें आप एल्स पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए और बी। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 6 है। हमने क्या काम किया, ए प्लस बी कर दिया, 5 प्लस 6 कर दिया, इक्वल टू 11। अगर उसने 11 दिया तो इक्वल प्रिंट करो, नहीं तो नॉट इक्वल टू प्रिंट करो। तो इस केस में ए प्लस बी इक्वल टू 11 आएगा ही आएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए था, इक्वल, ठीक है। ये नेस्टेड इफ भी हो सकता है कि इफ के अंदर एक और इफ हो या एल्स के अंदर एक और इफ एल्स हो, तो दोनों चीजें आ सकती है, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ये एक इफ एल्स का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल, राइट। अब सेम चीज, अब ये एलिगेंट वे है रिप्लेस करने को किसका, मल्टीपल इफ एल्स। फॉर एग्जांपल आपके इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन है, उस इफ के अंदर एक और कंडीशन है, उस इफ के अंदर एक और कंडीशन है, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स है। तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, स्विच केस से। स्विच, पहले स्विच लिखना है कीवर्ड, उसके बाद एक्सप्रेशन देंगे, और उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे इन केसेस में कोई भी एक एग्जीक्यूट होगा, और अगर इन केसेस में कोई भी मैच नहीं करा तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। और एक्सप्लिसिटली आपको अगर कोई केस एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके बाद एक्सप्लिसिटली आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से बाकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये वैल्यू किस पे, मतलब कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन पे। आपकी इस कंडीशन पे जो एक्सप्रेशन है उस पे वैल्यू डिपेंड करती है। हर केस के बाद एक ब्रेक
ज़रूरी लगाना है, ठीक है, नहीं तो आपके सारे केसेस एग्जीक्यूट होंगे। डिफ़ॉल्ट केस ऑप्शनल है, तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई भी मैच नहीं होगा। और ये वैल्यू क्या हो सकती है, ये इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। किसमें, जावास्क्रिप्ट में। ये जो वैल है ना, ये वैल्यू केस 1 केस 2 ये स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, इंटीजर्स भी हो सकती है, या नंबर भी हो सकती है, या कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक देखिए, वैर डे इक्वल टू संडे। अब हमारे डे में संडे पड़ा है, सन, ठीक है। अब ये स्विच केस मैच करेगा, और उसमें हमने पास क्या किया, एक्सप्रेशन क्या है, डे। वो चेक करेगा केस 1 जो मन है नहीं है, केस सेकेंड जो है ट्यूजडे वो भी नहीं है। ऐसे ही करके ये सारे केसेस चेक करेगा, फाइनली पहुंच जाएगा कहाँ पे, केस सन पे। अब सन इसको मिला इक्वल टू जो हमारे वैल्यू के बराबर भी है, ठीक है। जैसे ही केस इसको मिला, ये एग्जीक्यूट करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा, प्रिंट करेगा क्या, टुडे इज संडे। और फिर हम उसको ब्रेक करेंगे, ताकि बाकी अगर इस केस में तो कोई इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर लेट्स सपोज के बाद कोई स्टेटमेंट होता तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर ब्रेक नहीं होता तो वो चेक करते रहता कि कहीं और सन तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका स्विच केस। अब लूप्स की बात करें, लूप सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब अगर आपको कोई भी काम रिपीटेडली करवाना हो तो उसके लिए आपको लूप्स लगेंगे। तो पहला जो लूप है वो फॉर लूप है। इसके अंदर आपका क्या आता है, इसका जो सिंटेक्स है वो पहले फॉर लूप में अंदर आएगा इनिशियलाइजेशन, फिर टर्मिनेशन, फिर अपडेशन। अब इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या आएगा, आप वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद टर्मिनेशन में क्या आएगा, टर्मिनेशन में आपकी कंडीशन होगी कि कब तक आपका ये लूप चलना चाहिए। और अपडेशन, कैसे आप उस आइटरेटर को जो आपने वैल्यू इनिशियलाइज की होगी, उस आइटरेटर को आप कैसे अपडेट कर रहे हो, 1 से ऐड कर रहे हो, एक एक ऐड कर रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो, 3 ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब इसका फटाफट एक डेमो देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक फॉर लूप है और हम इसमें प्रिंट करना चाहते हैं नंबर फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 1 to 10। तो मैंने क्या किया, वैर एन इक्वल टू ये वैर एन इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैंने ये इनिशियलाइजेशन हो गया इसका। अब उसके बाद टर्मिनेशन, कब तक, जब तक मेरे एन की वैल्यू लेस देन है 10 से या 11 से, क्योंकि 1 to 10 प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कैसे इंक्रीमेंट कराना चाहता हूँ, एक एक करके एन प्लस प्लस कर दिया यूनरी ऑपरेटर। और फिर क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, एक एक करके इनको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू एन की। तो पहले में 1 प्रिंट होना चाहिए, तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। इसको मैं वहाँ पे जाके कंसोल में जाके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 सो ऑन टू 10, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो गए। तो ये फॉर लूप का आउटपुट है, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, किससे, वाइल लूप से। अब ये तो हमने आउटपुट देख लिया था, ठीक है, हमने रन करके देखा। अब वाइल लूप क्या है, उसमें जो इनिशियलाइजेशन फेज है ये बाहर होता है, एक्सप्रेशन वाइल लूप के अंदर होती है। और वाइल लूप के अंदर कंडीशन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे अपनी कंडीशन देंगे, यानी टर्मिनेशन कब तक चलेगा। और उसकी अपडेशन जो होती है वो इनसाइड होती है। कैसे, तो सेम तरीके से हमने क्या, पहले वेरिएबल n1, ये वेरिएबल इसका बाहर डिफाइन होगा, ठीक है। उसके बाद हम वाइल लिखेंगे, अब वाइल n1 इज लेस देन, सेम ऊपर वाला करेंगे, ऊपर वाला जो हमने किया था, n1 इज लेस देन किससे, 11 से। अब हम क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे कंसोल लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, क्या लॉग प्रिंट करेंगे, n1 को प्रिंट करेंगे। अब अपडेशन कहाँ आती है, इसके अंदर n1 प्लस प्लस, ठीक है। और ये अब सोच रहे हो ये कर्ली ब्रेसेस क्या है, ये इसका ब्लॉक डिफाइन करते हैं, इस वाइल कब तक, इस n1 की वैल्यू कब तक, मतलब ये वाइल लूप कब तक चलना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इसका ब्लॉक डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये n1 कब तक चलेगा, जब तक n1 लेस देन नहीं होगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। फिर हम इसको वापस देखते हैं। तो ये आपको क्या आउटपुट आना चाहिए, 1 से लेके 10 तक। चलिए देखते हैं, इसको रन कर देते हैं, रीलोड करेंगे, देखो फिर से 1 to 10 आपका आउटपुट आ गया। अब आप इनको कंपेयर कीजिए, ठीक है, मैं कंट्रोल Z दबा देता हूँ। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए कि कौन सा बेहतर तरीका है, कौन सा इजी तरीका है वेरिएबल को लिखने का, मतलब लूप को चलाने का, वाइल लूप या फॉर लूप, ठीक है। सब कुछ जम्बल्ड रहता है इसमें वाइल लूप में, और फॉर लूप थोड़ा सटल है, ठीक है, थोड़ा आराम से सब कुछ आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये एग्जाम्पल हमने देख ली, ठीक है, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एक और आता है लूप्स के अंदर, डू वाइल लूप। पहले आप करो, काम करो, उसके बाद एक्सप्रेशन आती है कि आप चेक करो। ये तब हम यूज करते हैं जब आपको पता होगी कि आपका कोड, भले ही आपकी एक्सप्रेशन सही हो या नहीं, आपका कोड एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तब आप वाइल लूप चलाते हैं, डू वाइल लूप चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता वाइल, लेट सपोज, तब तक एग्जीक्यूट करो ये वाइल लूप जब हमें पता होगी कि हमारा n1 ग्रेटर देन 2 है। लेकिन n1 की वैल्यू क्या है, n1 तो हमारे पास 1 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या, कुछ नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, आउटपुट कुछ नहीं आना चाहिए। इसको सेव कर दो और इसको अगर हम रन करेंगे फटाफट, तो कोई भी चीज़ आउटपुट में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी कंडीशन ही गलत है। लेकिन अगर सेम कंडीशन में वाइल लूप के अंदर लिखूँ ना, डू वाइल के अंदर, तो ये एग्जीक्यूट होगी। डू वाइल में क्या होता है, अब सेम पहले डू लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंसोल, क्योंकि पहले तो काम करेंगे ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंसोल। उसके बाद इसकी वैल्यू चढ़ाएंगे, n प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, वाइल क्या, जब तक n1, जब तक हमारा n1, अब देखिए n1 था 1, ठीक है, n1 की वैल्यू 1 थी। अब 1 इसने यहाँ पे प्रिंट कराया, ठीक है, डू वाइल, और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी की कि क्या उसको बनाया, 2 भी बनाया। अब हम चेक करेंगे कि अगर तब एग्जीक्यूट करो जब हमें पता है कि n1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो अभी तो है नहीं, 2 के बराबर है। तो अगर हम उसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा, जबकि कंडीशन ट्रू है ही नहीं, क्योंकि 2 बड़ा ही नहीं है, 2 बड़ा ही नहीं है 2 से, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। पर जबकि हमारा आउटपुट आ गया, क्या आया, 1 आया, जो कि सही भी है, क्योंकि एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही होना चाहिए। डू वाइल का मतलब ही यही होता है कि एक बार एग्जीक्यूट होना ही होना है, भले ही बाद में वो चेक करे कि वो कंडीशन गलत है, मगर एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। तो आप ये तब यूज करते हो जब आपको पता होगी कि आपका कोड एक बार चलना ही चलना है, ठीक है, तब आप डू वाइल यूज करेंगे, नहीं तो आप वाइल लूप यूज करेंगे। क्योंकि सेम एक्सप्रेशन जब हमने यहाँ पे चेक करना चाहा कि क्या n1 ग्रेटर देन है 2 से, तब इसने आउटपुट कुछ नहीं दिया, क्योंकि वाइल लूप पहले ही कंडीशन चेक करता है। लेकिन इसने यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया, लेकिन डू वाइल में सेम एक्सप्रेशन में इसने आउटपुट दे दिया, क्या, 1, क्योंकि यहाँ पे इसने बाद में कंडीशन चेक की, ठीक है। ये डिफरेंस होता है वाइल और डू वाइल में। और फॉर में क्या है, फॉर में सटल होती है, सारी चीजें एक ही लाइन में लिखी होती है, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और टर्मिनेशन। अब ये लूप्स क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई चीज बार बार एग्जीक्यूट करनी है तो उस टाइम पे आप लूप्स का यूज कर सकते हैं, चाहे वो वाइल हो, डू हो या फॉर लूप हो, ठीक है। तो ये सारा हो गया वाइल लूप के बराबर, डू वाइल के बारे में, ठीक है। ये उसकी डेमो पार्ट है, मतलब कैसे हम डू वाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, इसका सिंटेक्स, ठीक है। अब जानते हैं कि एरेज क्या होती है। एरेज अगर हम एक लेमैन डेफिनेशन में देखें कि एरेज क्या होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि अगर आपके पास 10 वेरिएबल्स है और उनको हमने एक साथ जोड़ दिया और एक ही नाम के अंडर रख दिया, जो कि एरे का नाम होगा, ठीक है। अब इस एरे में आप किस तरीके के डेटा स्टोर कर सकते हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर ऑर्डर्ड डेटा टुगेदर, मतलब जिसका कोई ऑर्डर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि नीचे मैंने एक एरे डिफाइन की है वैर कीवर्ड से, जो कि उसका जो तरीका होता है, वैर जैसे हम यूज करते हैं इंटीजर्स को डिफाइन करने में या नंबर्स को डिफाइन करने में, वैसे ही हमने वैर कीवर्ड का यूज किया। उसके बाद ए जो है ये एक एरे का नाम है, और हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कि जो चीजें डिफाइन करती है कि ये एक एरे है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन करती है कि ये हमारी एक एरे है। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब है कि एक ही तरीके के एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, यानी कि अगर नंबर है तो सारे नंबर, स्ट्रिंग्स है तो सारी स्ट्रिंग्स, बूलियन है तो सारी बूलियंस, इसमें आप डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। अगर हम देखें ध्यान से, इस एरे का जो वैर ए है उसके अंदर जो एरे है 1, ट्रू और हेलो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको हमने क्लब किया टुगेदर इस एरे में। अब हम एक्सेस कैसे करेंगे इस चीज को, इस एलिमेंट को, विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स। अब इंडेक्स 2 क्यों है, अगर आप देखेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि ये 2 लोकेशन किस चीज की है, ये तो, मगर दूसरा एलिमेंट तो हमारे पास ट्रू है,
लेकिन इसने हेलो क्यों दिखाया? हमेशा एरेज में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि नेम जो है एरे का वो उसका डिफाइन करती है बेस एड्रेस। उसके बाद जो इंडेक्स होगा, वो जो इंडेक्स है हमारा 2, 0 और 1, अगर वो उसके साथ ऐड हो जाता है। अब बेस एड्रेस प्लस 0 अगर हम करेंगे तो वो बेस एड्रेस ही रहेगा, तो यानी वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब बेस एड्रेस और 1 हम जब ऐड करेंगे तो वो उसका दूसरा एलिमेंट देगा। यानी कि हमेशा जो नेम ऑफ द एड्रेस है, इन नटशेल नेम ऑफ द एड्रेस रिप्रेजेंट करता है उसका बेस एड्रेस, नेम ऑफ द एरे। ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि नेमिंग जो भी हमारे इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए जब हम ए आर आर ऑफ ये जो ए और 2 लिखा है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा है, तो इसका नाम होता है, इससे हम एक्सेस करेंगे अपना तीसरा एलिमेंट। ठीक है, अब हम हमेशा ऐसा भी हो, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कोई पोजीशन को छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे वाली एरे देखेंगे तो हमने क्या लिखा है, 2, 3 स्पेस फिर 4। ठीक है, मतलब उसके बीच में हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला है। तो जब हम वो एक्सेस करना चाहेंगे वो लोकेशन, तो वो अनडिफाइंड दिखाएगा कि ये डिफाइन नहीं हुई है। और जब हम पूरी की पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहेंगे ए, वो क्या दिखाएगा कि इसमें 4 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 2, 3 एम्प्टी और 4। ठीक है, ये तो हो गया नटशेल में। ठीक है, अब एरेज में क्या होती है और चीज, एरे एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। न्यू कीवर्ड से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि आप सीधे वैल्यूज डाल दी स्क्वायर ब्रैकेट्स में। दूसरा तरीका होता है न्यू कीवर्ड की वजह से। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, न्यू ए आर आर, जो लेट हमने लेट कीवर्ड का यूज किया है अभी इस तरीके, इसमें हम वैर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट ए आर आर, ये जैसे वैर है वैसे ही लेट भी है। अब लेट का स्कोप विद इन अ ब्लॉक रहता है कि मगर अगर आपने कोई चीज डिफाइन की है विद इन फॉर लूप, राइट, और आप उसका स्कोप आप फॉर लूप के बाहर वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो विद इन, अगर हमने लेट यूज किया तो वो विद इन उस फॉर लूप के अंदर ही यूज होगा वो वेरिएबल। मगर अगर आपने वैर किया है तो वो वैर आप फॉर लूप के बाहर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये दूसरा तरीका हुआ कि आप स्पेशल कीवर्ड का यूज करते हैं न्यू का। ठीक है, तो न्यू ए आर आर, अब ये ए आर आर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर कैसे, ये भी एक तरीका है। आप फिलहाल के लिए याद रख सकते हैं कि ये दूसरा तरीका है जिससे हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं न्यू कीवर्ड से, और फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं आप, इस एरे में आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि एरेज, फंक्शंस, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर कोई चीज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एरे में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी, जैसे कि पुश और पॉप। अब पुश क्या काम करता है, ये आपकी एरे में ऐड कर देता है एट द एंड। ठीक है, एंड में ऐड कर देता है एक एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एरे डिफाइन की जिसमें 1 और 2 है। अब आपने पुश का यूज किया, पुश 3 ए आर आर डॉट पुश, आपने ये मेथड कॉल किया पुश। अब 3 को ऐड किया, तो जब आपने ए आर आर को एलिमेंट्स में देखना चाहा कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स है, तो 1, 2, 3 आ गया। अब ये 3 जो है ये एंड में ऐड हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि पुश ने इस एलिमेंट को ऐड कर दिया कहां पे, एंड पे। अब पॉप क्या करता है, पॉप उस एंड पे जो एलिमेंट है जो हमने अभी ऐड किया उसको रिमूव कर देता है। तो इसीलिए ए आर आर जब पॉप अप करेंगे तो वो 3 रिमूव हो गया होगा, तो इसीलिए उसके बाद एरे में जो एलिमेंट्स है वो है 1 और 2। ठीक है, ये हो गया पुश और पॉप। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा कोई मेथड है जिसमें हम ऐड आगे भी कर सकते हो, डिलीट भी आगे से ही कर सकते हैं? हाँ, सिमिलरली अनशिफ्ट और शिफ्ट एक ऐसे मेथड्स है जिससे आप वो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से एरे, उसमें एलिमेंट्स है 1 और 2। अब हमने अनशिफ्ट किया 3, तो 3 जब अनशिफ्ट किया तो ये 3 ऐड हो गया कहां पे, उस एरे की पहली पोजीशन पे, 0th इंडेक्स पे, यानी कि पहला एलिमेंट जो है अब वो 3 है। तो इसीलिए एरे में 3 एलिमेंट्स है, कौन से, 3, 1 और 2। अब शिफ्ट जब किया तो इसने उस पहले एलिमेंट को रिमूव कर दिया। ठीक है, क्या कौन सा एलिमेंट रिमूव हो गया, 3 रिमूव हो गया। तो इसीलिए अब हमारी एरे में जो वैल्यूज है वो है 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और मेथड है, ये जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, एरे में बहुत सारे मेथड्स है, ये थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो आपके लिए बहुत ही जानना बहुत ही जरूरी है। अब ये जो एरे का मेथड है स्प्लाइस, इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू ऐड न्यू एलिमेंट्स इन द एरे फ्रॉम स्पेसिफाइड। अब एक उस पोजीशन से लेके एंड वाली पोजीशन तक वो एलिमेंट्स आप दूसरी एरे में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, जैसे कि हमारी एरे है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें जब मैंने किया ARR डॉट स्प्लाइस,
मतलब स्प्लाइस बनाओ कि आपके पास एक डोमिनोज का पिज्जा है, या पिज्जा है, डोमिनोज का भी हो सकता है, पिज्जा हट का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, राइट, किसी कहीं का भी हो सकता है। तो आपके पास वो पिज्जा है, तो आप चाहते हैं कि आप कुछ स्लाइस काट के किसी और को दे, तो आपको मार्कर वो लोकेशन सेट करनी पड़ेगी ना, कि इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक मैं इसको दे दूंगा। तो ये पहला 1 जो है और लेके 3 तक आपने ये लोकेशन सेट की कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक, ठीक है। आपने उसकी जगह क्या डालना है और उसके बाद किससे रिप्लेस किया, हेलो से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि पहला एलिमेंट भी उठ गया, दूसरा भी उठा है, तीसरा भी उठा है, चौथा भी उठा है। तो फर्स्ट लोकेशन से, मतलब फर्स्ट लोकेशन से यानी कि फर्स्ट इंडेक्स से नहीं, फर्स्ट लोकेशन से, फर्स्ट लोकेशन यानी कि आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और 1 से स्टार्ट, फिर उसके बाद 0 से लोकेशन ये इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि आपने लोकेशन सेट क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स यानी जो हमने अपने यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट 1 दिया है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा दूसरे एलिमेंट को, ठीक है, यानी कि 2 से 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और 4 जो कि इसके 1, 2 और 3 इंडेक्सेस है। तो ये दोनों इंक्लूसिव है, 1 भी इंक्लूसिव है और 3 भी इंक्लूसिव है, और उसको हमने रिप्लेस किया किससे, हेलो से। तो इसीलिए 1 से लेके 3 तक, और ये 1 भी इंक्लूडेड है इंडेक्स और 3 भी। तो 1 इंडेक्स पे क्या है आपका 2, 2 इंडेक्स पे क्या है 2, 3 इंडेक्स पे क्या है 3, तो ये 3 इंडेक्स पे क्या है 4, राइट। तो 1 इंडेक्स पे है 2, 2 पे है 3, 3 पे है 4, तो 2, 3 और 4 की जगह पे हेलो आ गया, ठीक है। तो ये होता है स्प्लाइस। आपने उस लोकेशन से, सेकेंड लोकेशन से लेके, मतलब इंडेक्स का, एरे का सेकेंड और से लेके एरे का फोर्थ, तो सेकेंड से लेके फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट सारे हट के उस पर आपने हेलो डाल दिया, तो ये हो गया स्प्लाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने हेलो नहीं रिप्लेस करना है, मैंने को कुछ डालना नहीं है, मेरे को बस रिमूव करना है, तो आप उस लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप देखिए सेम मेथड को मैंने एज क्या करने के लिए यूज किया कि डिलीट में चाहता हूं कि मैं इस एरे में एलिमेंट्स को डिलीट करूं, तो मैंने फिर से स्प्लाइस यूज किया। तो मैंने क्या लिखा स्प्लाइस में 1, 3, तो 1 से लेके 1 इंडेक्स यानी कि आपका सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, 3 इंडेक्स यानी कि आपका फोर्थ एलिमेंट, तो सेकेंड से लेके फोर्थ तक जो इंडेक्सिंग है, जो एलिमेंट्स है सेकंड एलिमेंट से लेके फोर्थ एलिमेंट तक सारे रिमूव हो गए। कौन कौन से, 2, 3 और 4। तो आपके पास बचे क्या, 3 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स 1 और 5, बाकी 2, 3, 4 आपके रिमूव हो गए क्योंकि आपने उसको रिप्लेस किसी से नहीं किया है, तो वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और एरे में भी आपकी इंडेक्सिंग वो पूरी तरह से रिमूव ही हो जाएगा इस एरे में से, तो इसीलिए आपके पास 2 ही एलिमेंट्स बचेंगे, इसलिए इसका साइज भी 2 ही रहेगा। ये नहीं कि उसने एम्प्टी कर दिया, उसने पूरी तरह से रिमूव ही कर दिया, जस्ट लाइक पॉप, ठीक है। ये हो गया स्प्लाइस। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड जो इंपॉर्टेंट है वो है स्लाइस। ये हमें हेल्प करता है एक नई एरे बनाने में, ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग एरे, ठीक है। हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग एरे है, फॉर एग्जांपल वही वाली लेते हैं जो भी ली थी, कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने क्या काम किया, हमने उसी एरे पे लगाया स्लाइस और आर्ग्यूमेंट पास किया 1। अब इस 1 का मतलब क्या होता है कि हमने पहला एलिमेंट जो है उसको रिमूव कर दिया, पहले एलिमेंट से लेके एंड तक, और उसको एक नई एरे में डाला, किसमें, ARR1 में, जो कि नई एरे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 लिखा है तो पहला भी आना चाहिए। अगेन इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 0 से। तो अब ये 1 जो है ये सेकेंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। सेकेंड एलिमेंट क्या हमारा 2, 2 से लेके एंड तक, मतलब एंड ऑफ द एरे, जो कि हमारा है 5। तो 2, 3, 4, 5 उठ के सारे एलिमेंट्स कहां से चले गए, स्लाइस होके चले गए सेकेंड एरे में, जो कि ARR1 है। अब दोनों एरेज का साइज डिफरेंट होगा। पहली एरे एज इट इज रहेगी जो कि है 1, 2, 3, 4, 5, और ये दूसरी एरे में क्या जाएगा 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये आपकी दूसरी एरे बन गई, नई एरे। अब अगर आप स्लाइस में दूसरा आर्गुमेंट सेट करेंगे, तो दूसरा मतलब कहां से लेके कहां तक, यहां जब आपने एक ही आर्गुमेंट सेट किया वो पूरी एंड तक जाएगा, एंड ऑफ द एरे तक। अब हमने दूसरा आर्गुमेंट एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है तो वो वहीं तक लेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमने बोला कि 1 से लेके दूसरे एलिमेंट से लेके चौथे एलिमेंट तक, यानी कि 2, 3 और 4, मगर इसमें ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने दिया ना, ये एक्सक्लूसिव है, तो ये वहां तक वो वाला लेके नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 और 2 जाएंगे नई एरे में, ARR1 में, तो इसीलिए ARR.slice 1, 3 यानी कि 2 और 3 उठ के जाएंगे नई एरे में, ठीक है। ये हो गया आपका स्लाइस मेथड, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिव है।
स्प्लाइस में आप देखें तो दोनों इंक्लूसिव थे, 1b और 3b। स्लाइस में क्या है, लास्ट वाला जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अब ये तो हो गए सारे एरे में, एरे के मेथड्स कुछ है ना, जैसे कि स्लाइस हुआ, स्प्लाइस हुआ, अनशिफ्ट, शिफ्ट, पुश, पॉप, ये सारे हमने मेथड्स देख लिए। अब एरे में ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, कैसे हम एरे को प्रिंट करेंगे। एरे में कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स, राइट। और एरे खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे, आगे के सेशंस में कवर करने की कोशिश करेंगे, पर इस सेशन में, इस ट्यूटोरियल में वो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स है, सारा जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब एरे के कुछ मेथड्स है जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर ईच, फॉर इन और फॉर ऑफ। एक एक करके इनको डिमिस्टिफाई करेंगे, ठीक है। पहला तो यूजिंग फॉर लूप, तो हमने सिंपली एक फॉर लूप लगाया। अब ये ARR.length, ये क्या है, ये जो नई चीज़ है कुछ, ये जो है ये हम यूज करते हैं एरे की लेंथ को निकालने के लिए, ठीक है। एरे की जो भी लेंथ होगी तो हम ARR.length से उसकी एग्जैक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एरे में जैसे कि एलिमेंट्स 3 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी 3, ठीक है। और फिर हमने आइटरेट किया एक एक करके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने console.log करके उनको प्रिंट किया एक एक करके, 0 से इंडेक्स लेके लास्ट इंडेक्स तक। अब 0 से स्टार्ट हुआ तो इसीलिए ARR.length तक हम जाएंगे, यानी कि अगर एलिमेंट इसका साइज है 3 तो हम 0, 1 और 2 को एक्सेस करेंगे, 3 से तो आई बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि कंडीशन हमने वैसे सेट की है, ठीक है। तो 23 कैट और ऑब्जेक्ट का जो भी था वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया यूजिंग फॉर लूप। अब क्या हम कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा कि हम यूज कर सकते हैं फॉर ईच लूप भी। अब फॉर ईच लूप में क्या फायदा आ गया कि हमें एक एक करके इसको बताना नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज एक एक करके इस एरे को स्कैन करेगा, एक एक करके इस एलिमेंट्स को उठाएगा, ठीक है। अब फॉर ईच लूप जब भी मैंने यूज किया, जिस एरे पे मैंने यूज किया ना उसका एक एक करके आइटम उठाने लगेगा, एक एक करके एलिमेंट उठाने लगेगा, जिसको मैंने यहाँ पे एक आइटम, एक वेरिएबल नेम रखा है आइटम, तो उस आइटम में एक एक करके वो वैल्यूज उठाएगा उस इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे क्या है 23, तो आइटम में 23 होगा, तो मैंने वो प्रिंट कराया। दूसरी बार आइटम में क्या होगा कैट, तो मैंने कैट उठा के उसको प्रिंट कराया। तीसरी बार क्या होगा, उसके बाद कंसोल में ऑब्जेक्ट उठेगा तो मैंने उसको प्रिंट कराया, ठीक है। तो एक एक करके मैंने ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। अब फॉर ऑफ लूप क्या होता है, अब फॉर ऑफ लूप कैसे काम करता है, ये आइटम्स उठाता है, जस्ट लाइक जैसे कि हमने फॉर ईच लूप को यूज किया ना, तो ये एज इट इज सेम तरीके से काम करता है कि एक एक करके वैल्यूज उठाएगा, यानी कि 23 कैट और ऑब्जेक्ट को उठाएगा, ठीक है। अब हम कैसा, इसका सिंटेक्स कैसा है, फॉर, उसके बाद जो भी वेरिएबल होगा जिसमें आपको एलिमेंट स्टोर करने, यहाँ पे मैंने आइटम दिया है और किस एरे से, ARR ऑफ से, इस एरे से ये एलिमेंट उठा दो, तो एक एक करके उसने उठाया, वो आइटम में हमने डाला, आइटम से हमने प्रिंट कराया। सेम किया हमने तीनों एलिमेंट्स के लिए, हमें कोई कंडीशन नहीं देनी पड़ती है, तीन एलिमेंट्स है एरे में तो तीनों के लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंट होगा, जस्ट लाइक ये हमारे पास ये एलिमेंट्स है, राइट, 23 कैट और ऑब्जेक्ट। अब जब हम फॉर इन यूज करेंगे ना तो ये इनका इंडेक्स उठाएगा, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या है, फॉर आइटम इन एरे, इन जब हमने लिखा तो ये एक एक करके इंडेक्स को उठाएगा। इस एरे का 0th इंडेक्स प्रेजेंट है, इस एरे में सेकेंड इंडेक्स 1 इंडेक्स भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, तो ये आपको एक एक करके उन आइटम्स का इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इस एरे में कौन सी आइटम पे पहला, जैसे कि इस एरे में 0th इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स होगा और 2 इंडेक्स होगा, तो एक एक करके इस आइटम में इंडेक्सेस चले जाएंगे इस एरे के। इस एरे का साइज 3 है तो इसीलिए 0 1 2 3 0 1 2 इंडेक्सेस प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया प्रिंटिंग का, किसकी हेल्प से, फॉरेन की हेल्प से। तो अब आइए देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिया जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ होती है, राइट, कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे हम उसको, क्या होती है जावास्क्रिप्ट, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ वैर कीवर्ड जो हमने यूज़ किया, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट, नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है, टाइप कोहेजन क्या होती है, कैसे उसको हम रोकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इक्वल टू साइन। जावास्क्रिप्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, वीकली टाइप, डायनामिकली टाइप, राइट। उसके बाद ऑपरेटर्स पे हमने ऑपरेटर्स पढ़े, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी, लूप्स पढ़े, और फाइनली हमने इस सेशन को कंक्लूड किया विद
एरेज। एरेज के कुछ मेथड्स हमने पढ़े, राइट? क्या क्या पढ़े? पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, ये सारी मेथड्स हमने कवर कर दी इस ट्यूटोरियल में, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा ये ट्यूटोरियल जो है वो खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जो ग्रेट लर्निंग ने शुरू किया है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, और वो भी खूब सारी बड़ी इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर, और ये सब कंप्लीटली फ्री रहेगा। रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाइए। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे आप कभी भी हमारे वीडियोस या कोई नए अपडेट्स को मिस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो हमें थोड़ा प्यार दिखाइए और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सबके साथ भी ये नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम लोग उन पे जरूर